कल तक देख चुके थे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं, जो आपका इंटीग्रेशन से लिया गया है। और देखिए, इंटीग्रेशन का कुछ कॉन्सेप्ट है जिसके लिए फार्मूला आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये आपका डिफ्रेंशिएशन किसका है, टेन इनवर्स एक्स का। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स, और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के लिए कांस्टेंट ऑफ सी लग जाता है। तो चलते हैं सॉल्यूशन में। दिया हुआ आपका इंटीग्रेशन आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। नेक्स्ट टर्म डी एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर 1 बाई ई टू द पावर एक्स। इसको लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ई टू द पावर माइनस एक्स है, कॉन्सेप्ट है ए टू द पावर माइनस वन, ये इन्वर्स इक्वल टू 1 बाई ये आप लिख सकती हो। तो यहाँ भी देखिए, ई टू द पावर माइनस एक्स है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 बाई ई टू द पावर एक्स। अब इसका एलसीएम ले लीजिए आप। तो एलसीएम लेने के बाद क्या मिलता है, डी एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स, एलसीएम आ गया, ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर हो गया प्लस 1। अब ई टू द पावर एक्स ये चल जाएगा न्यूमरेटर में, तो आपका टर्म क्या आ जाएगा, ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय ई टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 dx। आप इंटीग्रेशन और सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे मेथड में, तो यहाँ पर ई टू द पावर एक्स सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे इक्वल टू जेड, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर में आपका दिया हुआ है, ई टू द पावर एक्स इक्वल टू, पुटिंग कर दिया हमने इसको जेड, और डिफ्रेंशिएट करेंगे यदि इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या मिलेगा, ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स डिफ्रेंशिएशन होता है डी जेड अपॉन डी एक्स, देन ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या मिल गया मेरा, डी जेड बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। अब इधर थोड़ा सा जगह नहीं था, तो इधर आ जाइए, इसलिए आई इक्वल टू आप यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से ई टू द पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, डी जेड, और नीचे में क्या आ गया, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, तो ई टू द पावर एक्स बराबर क्या पुट किए, जेड, तो जेड का स्क्वायर हो गया प्लस 1। और ये आपका देखिए फार्मूला मैच कर गया इससे। आप फार्मूला मैच किया तो क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स जेड प्लस सी, जो आपका टेन इनवर्स, अब जेड जगह जितना आप सब्स्टिट्यूट किए थे, जितना पुट किए तो उतना वैल्यू रख दिए, तो टेन इनवर्स ई टू दी पावर एक्स प्लस सी, आपका यही आंसर होगा, जो ऑप्शन किस में दिख रहा है, ये में, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, वो भी इंटीग्रेशन से लिया गया, और ये इसका सोल्यूशन देखिए, सिंस आई इक्वल टू क्या दिया आपका, सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कोसेक स्क्वायर एक्स dx। जब सेक स्क्वायर एक्स नीचे आएगा तो कॉस स्क्वायर में बदल जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 बाय कॉस एक्स इक्वल टू सेक एक्स होता है, और 1 बाय साइन एक्स
इक्वल टू कोसेक एक्स होता है, और स्क्वायर लगा देंगे तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर एक्स के बदले लिख सकते हैं 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स इंटू, और कोसेक का स्क्वायर ऊपर चल जाएगा तो साइन स्क्वायर में बदल जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 इंटू डी एक्स। आगे देखेंगे तो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर एक्स हो गया डी एक्स, और टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं तो इसको बाय ट्रांसफॉर्मेशन रूल से इसको उस टर्म में कन्वर्ट करेंगे जिस टर्म में हम इसका इंटीग्रेशन को जानते हैं। तो इसका टर्म कन्वर्सन क्या हो जाएगा कि सिंस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो इसको आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल डी एक्स। आप इंटीग्रेशन का सब्ट्रैक्शन रूल लगाएंगे, अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन आई इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन जो आएगा सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफ्रेंशिएशन होता है 10x का, तो इसका इंटीग्रेशन 10x लिखेंगे, और माइनस 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा क्योंकि x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, प्लस c। तो ऑप्शन किस में मैच कर रहा है आपका, ऑप्शन नंबर सी, तो आंसर सी हो जाएगा। अब आता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 पे, और क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए ये आपका इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी से लिया गया है, प्रॉपर्टीज ऑफ द इंटीग्रेशन से, और उसमें एक टॉपिक है ऑड और इवन फंक्शन, जिसमें एक कॉन्सेप्ट यूज होता है। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लिखेंगे 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, कब व्हेन एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स दे देगा तब, दैट इज यदि फंक्शन इज इवन फंक्शन। कैसा फंक्शन, इवन फंक्शन, और इतना ही इक्वल टू 0 लिखेंगे कब, जब एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स दे देगा तब, दैट इज फंक्शन इज ओड फंक्शन, ओड फंक्शन। तो आप देखिए हेलो, हाँ इंस्टीट्यूट में थे, आ रहे हैं हम, ठीक, तुरंत आ रहे हैं सतीश सर से मिलके, आएंगे आधा घंटा बाद। देखिए इंटीग्रेशन आई इक्वल टू दिया हुआ है माइनस पाई बाय टू साइन टू दी पावर 7x dx। तो वहाँ आपका फंक्शन के टर्म में क्या मिल रहा है, फंक्शन के रूप में मिल रहा है आपका एफ एक्स इक्वल टू साइन टू दी पावर 7x dx, और प्रॉपर्टीज के आधार पर देख रहा हूँ तो लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम है, यहाँ भी लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है, नीचे में नेगेटिव है ऊपर में पॉजिटिव, तो यहाँ भी नीचे नेगेटिव है ऊपर पॉजिटिव, इसलिए कॉन्सेप्ट जो यूज कर रहा हूँ यहाँ पे वो ऑड एंड इवन फंक्शन का।
तो आपके पास फंक्शन का क्या आ गया टर्म, साइन टू दी पावर 7x। अब इसको यदि रिप्लेस करते हैं, x को रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स से, तो जो टर्म विल बी टू गेट f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू साइन टू दी पावर 7 इंटू माइनस एक्स, दैट इज, इसको लिख सकते हैं आप साइन ऑफ माइनस एक्स का होल टू द पावर 7 इक्वल टू साइन ऑफ माइनस थीटा, एक फार्मूला था, साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, बिकॉज थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट and in clockwise rotation theta is negative, so in fourth quadrant sin theta will be negative, so sin of minus x minus sin x लिख सकता हूँ होल टू द पावर 7, और नेगेटिव के पावर 7 है यानी पावर ओड है तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, माइनस साइन टू द पावर 7x, और आप देख सकते हैं ये साइन टू द पावर 7x fx के इक्वल है, जो आप लिख सकते हैं माइनस fx, और ये फंक्शन क्या आ गया, ओड फंक्शन, जो इसके साथ मैच कर गया, तो इसका आंसर क्या आ गया 0। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर जो लिखेंगे हम माइनस पाई बाई टू साइन टू द पावर 7x dx इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया। तो ऑप्शन किसमें, डी, इसलिए आंसर डी ऑप्शन सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, तो देख क्या रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन से लिया गया है, और ये डेफिनिट इंटीग्रेशन डायरेक्ट है, बहुत आसान भी क्वेश्चन है कि सिंस आई इक्वल टू आपका क्या दिया हुआ है 0 to 1 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका डिफ्रेंशिएशन होता है, तो टेन इनवर्स एक्स का है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। लिमिट कहाँ से कहाँ हो गया, 0 to 1, लोअर लिमिट इज 0 एंड अपर लिमिट इज 1। तो पहले इसको लिमिट पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, टेन इनवर्स एक्स के जगह पर अपर लिमिट 1 माइनस टेन इनवर्स एक्स के जगह पर लोअर लिमिट 0। अब टेन कितना डेरिक वैल्यू 1 होता है, तो 10 पाई/4 का वैल्यू 1 होता है, तो या तो इसको आप लिख सकते हो डायरेक्ट, टेन इनवर्स 1 का वैल्यू पाई/4 होता है, माइनस टेन इनवर्स 0 का वैल्यू 0 होता है, तो पाई/4 माइनस 0 इक्वल टू आप लिख सकते हो पाई/4, जो आपका ये आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ मैच किया, आपका सी के साथ, तो आंसर सी होगा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से लिया गया है, और ये पूछा है डिफरेंशियल इक्वेशन के तहत कि सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y अपन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू √1 प्लस dy अपन डी एक्स का होल स्क्वायर इच। तो आपसे क्वेश्चन कर रहा है ऑर्डर और डिग्री दोनों का सम, यानी क्या फाइंड करेंगे, ऑर्डर पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद डिग्री फाइंड करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो मेरा मिल जाएगा इसका इक्वल जो सम पूछा है उसका।
तो देखता हूँ, सबसे पहले डिग्री और ऑर्डर के बारे में जानना चाहेंगे और जानते हैं भी हम लोग कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जितना मैक्सिमम टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव, मैक्सिमम बार जितना डिफरेंशिएट हुआ होगा वो उसका ऑर्डर कहलाएगा, और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म्स का जो पावर होगा वो डिग्री कहलाएगा। लेकिन एक चीज़ और है यहाँ पे कि रूट का टर्म होना नहीं चाहिए। तो सॉल्यूशन जब लिखूँगा तो क्या आएगा कि सिंस मेरे पास क्या है, d2i अपॉन dx² इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। सबसे पहले इसका रूट को हटा देंगे स्क्वायरिंग करके, उसके बाद डिग्री एंड ऑर्डर फाइंड करेंगे। तो स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट, क्या मिलेगा, d2i अपॉन dx² का होल स्क्वायर, और इसका रूट हट जाएगा तो 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या देख रहा हूँ मैं कि मैक्सिमम टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव टर्म कितना है, यानी कितना बार अधिक से अधिक डिफरेंशिएशन हुआ है, ये 2 बार, इसलिए इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2। इसलिए ऑर्डर आपका आ गया 2। और डिग्री देखेंगे तो वही मैक्सिमम टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव टर्म्स का जो पावर होगा वह उसका डिग्री कहलाएगा, इसलिए डिग्री कितना हो गया, 2। आप दोनों का सम करेंगे तो ये सम क्या हो जाएगा, 2 और 2 को जोड़ देंगे तो 4। ऑप्शन डी में जो आपका दिख रहा है आंसर मेरा डी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 भी आपका जो लिया गया है वो डिफरेंशियल इक्वेशन से ही है। पूछा क्या है कि व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx प्लस वाई सेक एक्स इक्वल टू 10x। तो हम लोग जो सिलेबस है उसके आधार पर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में 3 टाइप का सॉल्यूशन पढ़ना है। पहला है वेरिएबल सेपरेबल मेथड से, दूसरा है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड से, और तीसरा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड। और ये जो आपका दिया है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पहचानने का रूल है, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर सबसे पहले कहते हैं किसे हैं, यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री 1 हो जाए और एज वेल एज एक्सपोनेंट भी 1 हो जाए तो वो लीनियर कहलाएगा। अब आती है बात कि यहाँ जो दिया है कि यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म में यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे दे, या और dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, तो ये दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या बोलेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, LID, LD कहेंगे इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बात यहाँ ये आई कि इसमें भी P और Q आया है, यहाँ भी P Q आया है, तो यहाँ क्या देख रहे हैं, यदि ये Y है तो यहाँ भी Y रहेगा, और यहाँ X है तो यहाँ भी X रहेगा। इसके लिए P और Q जो होगा, P एंड Q बिलोंग्स करेगा कांस्टेंट टर्म होगा, और
फंक्शन ऑफ एक्स होगा, फंक्शन ऑफ एक्स कांस्टेंट होगा और फंक्शन ऑफ एक्स। और इसके लिए यदि हम लोग देखेंगे तो इसके लिए क्या आ जाएगा, सेम टू सेम पी क्यू कांस्टेंट टर्म होगा या फंक्शन ऑफ वाई होगा। अब कहता है कि यदि ये दोनों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसके लिए जो हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे वो क्या होगा, आई एफ, जिसको कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, और इसका जो सॉल्यूशन आएगा वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। और यहाँ आपको यही पूछा गया व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो देखता हूँ कि सिंस मेरे पास क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई, सॉरी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई सेक एक्स इक्वल टू 10x, जो किसके फॉर्म में है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो यहाँ से p क्या हो गया, सेक x, और q क्या हो गया, 10x। इसलिए p इक्वल टू मेरा हो गया सेक x एंड q इक्वल टू हो गया 10x। इसलिए आई एफ बराबर इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, जो फार्मूला लिख चुका हूँ यहाँ पे, ऑफ ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी कितना आया, सेक एक्स डी एक्स। अब इसका क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन सेक एक्स का, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स का होता है लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस 10x, और एक फार्मूला होता है ई यदि मैच कर गया तो लॉग हट जाता है, बचा कितना, सेक एक्स प्लस 10x, जो किसके साथ मैच किया आपका, सेक एक्स प्लस 10x। ऑप्शन ये, आंसर ऑप्शन ये होगा। अच्छा ये बताइए, पेज जैसे घट जाएगा तो कहाँ से लेंगे, ऐसा हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये भी आपका क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन से लिया गया है, और ये आप बना सकते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड से, और उसी से क्वेश्चन भी है। तो क्वेश्चन क्या है, अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड में क्या करते हैं कि एक्स डी एक्स वाला टर्म को एक तरफ रखते हैं और वाई डी वाई वाला टर्म को एक तरफ ले जाते हैं, फिर इंटीग्रेट करेंगे और यूज द इंटीग्रेशन का प्रीवियस रूल, फिर फाइंड आउट कर लेंगे, जो आंसर आएगा वो टिक मारेंगे। सिंस मेरे पास क्या है, डी एक्स अपॉन एक्स प्लस डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू 0। आप क्या करो कि डी एक्स और एक्स वाला टर्म को उधर पहले ले जाओ, तो क्या बच गया इधर, डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स माइनस के साथ। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई बाई वाई इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स, सेपरेट हो गया था मेरा पहले,
अब इंटीग्रेट करेंगे तो 1/y, आप एक इंटीग्रेशन जानते होंगे, ये फार्मूला है 1/x dx। ये किसका डिफ्रेंसिएशन है? log x का। तो इसका इंटीग्रेशन होगा log x प्लस c, वेयर c द कांस्टेंट ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। अब देखता हूँ 1/y का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, log y इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा, माइनस log x, 1/x का इंटीग्रेशन log x, और प्लस जब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में जो c जोड़ते थे, यदि दोनों सभी टर्म में log आ जाए तो उसका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में हमेशा आप log लेकर के ही चलिएगा, ताकि फार्मूला में ये आ जाएगा, फार्मूला को जनरेट करेगा और फार्मूला के तहत आंसर भी मैच कर जाएगा, तो log c हो जाएगा। अब आगे क्या देखता हूँ, इसको इधर लाता हूँ तो log y प्लस log x इक्वल टू log c बचा। अब एक फार्मूला है आपका कि सिंस log m प्लस log n इक्वल टू log m इंटू n होता है, तो क्या मिला मेरा कि log y प्लस log x को क्या लिख सकता हूँ, log y इंटू एक्स इक्वल टू log c। अब log log दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा कितना मेरा, एक्स वाई इक्वल टू सी, जो ऑप्शन किसके साथ मैच कर रहा है, बी के साथ। तो आंसर मेरा क्या होगा, बी। अब आता हूँ क्वेश्चन नंबर 21, और ये वेक्टर से लिया गया। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि इफ द वेक्टर्स ए आई प्लस 3j माइनस 2k एंड वेक्टर्स 3i माइनस 4j प्लस बी के आर कोलिनियर, आपको बोल दिया है कि ये दोनों वेक्टर कोलिनियर हैं, तो ये बी का वैल्यू क्या होगा, क्रम में लिखना है, ऑर्डर में लिखना है, ऑर्डर पेयर में आपको बताना है कि ये और बी का वैल्यू क्या होगा। पहले ए का वैल्यू बैठाएंगे, उसके बाद बी का वैल्यू जो मैच करेगा आंसर वो लिख दूंगा। तो देखिए दोनों वेक्टर क्या है, कोलिनियर। तो कोलिनियर का कॉन्सेप्ट होता है कि यदि दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं तो आई जे के का जो कोफिशिएंट होगा पहले वेक्टर का, वही दूसरे वेक्टर का आई जे के कोफिशिएंट का रेशियो जो होगा वो सेम होगा। जैसे यदि कोई वेक्टर ये है a1i प्लस b1j प्लस c1k एंड एक अनदर वेक्टर यदि b लिए और इसका वैल्यू दिया a2i प्लस b2j प्लस c2k, then both vectors are said to be collinear vectors if a1 by a2 equal to b1 by b2 इक्वल टू c1 बाय c2। ये आपका कंडीशन है फॉर कोलिनियरिटी के लिए। तो यहाँ भी आप देखिए कि उसके तहत जब लेता हूँ तो i का कोफिशिएंट ये है डिवाइडेड बाय इसका i का कोफिशिएंट 3 है, इक्वल टू उसका j का कोफिशिएंट 3 है, इस वेक्टर का j का कोफिशिएंट -4 है, इक्वल टू इसका k का कोफिशिएंट -2 है और इसका k का कोफिशिएंट b है। अब ये तीन मेरा इक्वल टर्म में आ गए, तो इसको आप 1 बना दो, इसको 2 बना दो और इसको 3 बना दो। 1 एंड 2 लेके चलूँगा तो मुझे a का वैल्यू मिलेगा, और 2 एंड 3 लेके चलेंगे तो b का वैल्यू मिलेगा। तो 1 एंड 2 को लेके चलते हैं, ये दोनों लेकर के, तो a/3 इक्वल टू 3/-4।
तो ये इक्वल टू जो निकलेगा मेरा, ये 3 डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई, तो 3 3 9 हो गया बाय -4, तो इसको लिख सकते हैं -9/4। उसी तरह से 3/-4 जो आया इक्वल टू -2/b आया, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 3 × b 3b इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 4 दूनी 8, b इक्वल टू लिखना चाहेंगे तो 8/3 आ गया। तो ऑर्डर पेयर जो आपका आ रहा है ये कोमा b इक्वल टू ए का मान आया -9/4 और b का वैल्यू आ गया 8/3। अब जिसके साथ मैच किया वो आपका ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन किसके साथ मैच कर रहा है? बी के साथ, -9/4, 8/3। अब आता हूँ क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 भी आपका लिया गया है वेक्टर से। क्वेश्चन क्या है कि इफ वेक्टर ए इज नॉन जीरो वेक्टर ऑफ द मैग्नीट्यूड ए, एक वेक्टर ये है जो नॉन जीरो है और इसका मैग्नीट्यूड आपको ये दिया हुआ है, एंड लैम्बडा ए नॉन जीरो स्केलर, लैम्बडा एक नॉन जीरो स्केलर है, देन लैम्बडा वेक्टर ए बी ए यूनिट वेक्टर इफ, तो आपसे बता दिया गया है कि लैम्बडा ए, सिंस मेरे पास क्या बोला कि वेक्टर ए इज नॉन जीरो वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए, सिंस दिया क्या वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू ए दिया है, और लैम्बडा एक स्केलर क्वांटिटी है, और साथ ये भी बोल रहा है कि लैम्बडा इंटू वेक्टर ये इज ये यूनिट वेक्टर कब होगा, इसमें ऑप्शन बताना आपको। तो सिंस मेरे पास लैम्बडा इंटू वेक्टर ये वो क्या है, यूनिट वेक्टर, इज ये यूनिट वेक्टर, इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्बडा इंटू वेक्टर ये इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। नाउ लैम्बडा का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, फिर वेक्टर ऑफ ये का मैग्नीट्यूड लिखेंगे इक्वल टू 1 होगा। फिर आगे चल करके देखता हूँ लैम्बडा का मैग्नीट्यूड लैम्बडा होगा, ऐसे मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्बडे में ही रखा है ऑप्शन में, और इसका यूनिट वेक्टर मतलब सॉरी वेक्टर ये का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ये दिया हुआ आपका, तो ये लिख दिया इतना बराबर इक्वल टू कितना आ गया 1। तो आगे जो ऑप्शन के साथ मैच करवाऊंगा, यहाँ देख रहे हैं लैम्बडा बराबर 1 है, जो इसके साथ नहीं है, लैम्बडा बराबर -1 नहीं है, ये बराबर लिख लेता हूँ, ये इक्वल टू जो लिखूंगा 1 बाय क्या आ जाएगा, लैम्बडा का मैग्नीट्यूड, जो ऑप्शन डी में मैच कर रहे हैं, इसलिए आंसर डी होगा।